चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें आज जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा पॉलीमर्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है इस चैप्टर का। सबसे पहले मैं थोड़ा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दूं, ठीक है। एक तो तुम्हें छोटी छोटी बातें पता है, जो हम पॉली बैग्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, पॉलीथीन बोलते हैं हम जिसको, ठीक है, वो पॉलीमर हो गया। जो प्लास्टिक्स यूज है सब कुछ पॉलीमर है, तो सिंपल हो गया, सबको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ एडवांस मतलब कि लेटेस्ट बातों उनके बारे में बात करते हैं। हमारे कुछ सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स होते हैं। उनमें पता क्या प्रॉपर्टी होती है? उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि हमें उनको खुद ठीक करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया या कुछ हो गया, वो अपने आप को सेल्फ हील कर जाते हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि अब इतने नए नए तरह के पॉलीमर आ रहे हैं ना, मतलब कि उन्होंने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान कर दिया है। जैसे सेल्फ हीलिंग पॉलीमर हो गया, ठीक है। कुछ हमारे, ठीक है, बायो सेंसर्स आते हैं। बायो सेंसर्स में हमारा क्या काम होता है? हमारी बॉडी के अंदर वो अपने आप सेंस कर लेते हैं कई चीजों का, जिसकी वजह से हम अपने जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ठीक है, बाकी चीजें भी है, उसमें बहुत ही ज्यादा हमारी आसानी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो, आवाज आ रही है ना? क्लियर है? बोलो, फटाफट बोलो, क्लियर है आवाज? ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेला है। वो है हमारा व्हाट आर पॉलीमर्स, ठीक है, समझते रहे ना, ठीक है। वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, ठीक है, पीपीटी तो मैं पहुंचा ही दूंगा, ठीक है। अभी तुम्हें समझना है इसके बारे में, बस है क्या, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। पॉलीमर्स कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, छोटे छोटे, ये दिख रहे हैं ना कार्टून कार्टून से, ठीक है, ये तुम्हें कार्टून कार्टून से दिख रहे हैं, ये हमारे छोटे छोटे मोनोमर्स है, ठीक है। ये मोनोमर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स मिलके बड़े बड़े मोलिक्यूल्स बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, उनको हम पॉलीमर्स बोलते हैं। तो पॉलीमर्स क्या है? पॉलीमर्स इज द कंपाउंड ऑफ हाई मोलिकुलर मास। उनका बहुत ज्यादा मोलिकुलर मास होता है, जो किससे बनते हैं? कंबाइनिंग लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल, कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, कुछ समझना है तो पूछना, सिंपल चैप्टर है, बहुत आसान है, ठीक है। जो ये छोटे छोटे यूनिट्स है ना, ये हमारे जो मच्छर जैसे दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे जो यूनिट्स, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स। और जब बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। बोलो, इतनी बात क्लियर है? बोलो, इतनी बात क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, ये पॉलीथीन है, ठीक है। इथीन की अगर मैं एन मोल्स लूंगा, वो कंबाइन करके पॉलीइथीन बना देते हैं, ठीक है। जिस जो एक एग्जांपल है पॉलीमर का, ठीक है। एन की वैल्यू 10⁵ तक भी जा सकती है, मतलब बहुत बड़ी वैल्यूज होती है, ठीक है। और हमारा जो एन की वैल्यू होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। बोलो, इतनी बात चमक गई? बोलो, इतनी बात चमक गई सबको? बोलो हाँ या ना, इतनी बात चमक गई? बोलो, क्लियर है? ठीक है। अगली बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है। तो अगली बारी पे अब बात आते हैं। बेटा डिग्री कुछ भी नहीं है, मेरे कितने मोनोमर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जितने मोनोमर्स मिल रहे हैं उनको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, क्लियर है? बोलो, आगे बढ़े। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, छोटे छोटे मेरे मोनोमर्स है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स दिखाऊंगा कौन कौन से होते हैं, तो मैं तुम्हें बस जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। वो सारे मिल जाएंगे और मेरा क्या बना देंगे? पॉलीमर। बोलो, इतनी बात चमक गई? बोलो, इतनी बात चमक गई सबको? बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अभी सारे एग्जांपल दूंगा मोनोमर वगैरह के, ठीक है। बस सब्र रखो, अगर उसके बाद समझ आए तो पूछना, ठीक है। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, अभी तो जनरलाइज किया है कि ये छोटे छोटे मोनोमर्स है, वो मैंने बताया नहीं मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद सुनो, अब मैं पॉलीमर्स को ना 5 तरीकों से, ध्यान से सुनना बेटा, अभी सब बनेगा। गगनदीप, एक सेकंड रुको, अभी तो मैंने जनरलाइज किया है, अभी तो स्टार्ट तो करने दो कि बॉन्ड कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, सब बताऊंगा, उसकी टेंशन लो ही ना। अभी 2 मिनट रुको, ठीक है। पॉलीमर्स को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है। हम 5 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें से 2 तरीके तो मतलब 2 बेसिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हमारे जो ये दो, इनमें से 5 में से 2 या 3 बेसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 2-3 को बस समझना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ये मेरे क्या है, पॉलीमर्स के क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन होती है। हम 5 तरीकों से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर, ठीक है। सबसे पहला हमारा बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देखो सिंपल सी बात है, हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 3 तरीके के हैं, ठीक है।
एक तो नेचुरल है, एक सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक तो बीच का, बेचारा बीच में फंसा पड़ा है, ठीक है। नेचुरल क्या होता है, वो पॉलीमर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मार्क कर रहा हूँ उन बातों को समझना, ठीक है। चाहे मैं पीपीटी भी यही वाली भेज दूंगा जो मैं मार्क्ड वाली होगी, ठीक है, ताकि तुम लिख भी पाओ जो जो लिखना है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन है, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च, ये सारे क्या नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल है। याद ही होगा, प्रोटीन्स लॉन्ग अमीनो एसिड्स की चेन होती है, ठीक है, वो भी एक टाइप का पॉलीमर ही होता है। बोलो समझ रहे हो। उसके बाद सेमी सिंथेटिक, वो बीच के होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इतना डिटेल में नहीं समझना, ठीक है। बस एग्जांपल ध्यान रख लो एक आधा, सेलुलोज एसीटेट, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलता, ठीक है। हमें नेचुरल और सिंथेटिक पर ध्यान देना है, ठीक है। सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो हमें एनिमल्स या प्लांट्स में नहीं मिलते, हमें उनको खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है। जैसे हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या तुम्हारे बॉडी में बनता है, नहीं, बॉडी में बनता तो अभी तक मर चुके होते हम, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर हो गया, ठीक है, सिंथेटिक रबड़ हो गया, इनके ये नाम याद रखना, ठीक है। ये जो नायलॉन, ठीक है, 66 है, सिंथेटिक रबड़, ध्यान रखना सिंथेटिक रबड़ ही मेरा ब्यूना एस होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंथेटिक रबड़ ही मेरा ब्यूना एस होता है, ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर्स को मैं नायलॉन 66 होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, अभी तो इनके बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे, अभी तो बस मैं जनरलाइज किया, ठीक है। और हम इनको बनाते कैसे हैं, हम इनको इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, ठीक है, और ये मैन मेड होते हैं। अभी बेटा सब बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो बच्चों। 66 क्या होता है सब बताऊंगा, अभी तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ब्यूना एस क्या होता है सब बताऊंगा, अभी तो बस स्टार्ट किया है कि क्लासिफिकेशन है, इनके स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ेंगे अभी। बस अभी तो तुम्हें नाम ध्यान रखने हैं, ठीक है। बस दो मॉलिक्यूल से बना होगा, अभी थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। ये तो अभी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ मैं बस, ठीक है। टेंशन ना लो, अभी सबका एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा तुम्हें, उसकी टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनो, मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर भी क्लासिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी, ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर मैं करूं तो ये तीन तरह के हैं। तीन तरह के कैसे हैं, देखो, सबसे पहला क्या है, इस लीनियर पॉलीमर्स, वो क्या होते हैं, वो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन से बने होते हैं, ठीक है। पॉलीमर्स क्या, लॉन्ग स्ट्रेट चेन जैसे बनी हुई है ना, देखो ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन। पॉलीथीन तो अभी स्टार्टिंग में देखी गया था, जब बहुत सारे इथीन मोलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है, वो मेरे पॉलीथीन बनाते हैं, ठीक है। बाकी ये तो बिल्कुल बेसिक है इसलिए मैंने दिखा दिया, बाकी सबका स्ट्रक्चर अभी मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी तो हम ट्रेलर ही दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये मेरा पॉलीथीन होता है, देखो बहुत सारे थीन मोलिक्यूल्स मिल जाते हैं, वो पॉलीथीन, ठीक है, वो लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड तो सब जानते हैं ना, विनाइल क्लोराइड सब जानते हैं, बोलो हाँ या ना। विनाइल क्लोराइड सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बस उसका आगे पोली लग गया, पोली मतलब कि बहुत सारे मिले पड़े होते हैं, ठीक है, झुंड में आते हैं ये पॉलीमर एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ब्रांच चेन। इसमें क्या होता है, लीनियर चेन तो होती है लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत ब्रांचिंग होती है, ठीक है। जैसे ये ब्रांचिंग दिख रही है ना, ठीक है, जैसे ब्रांचिंग दिख रही है, एग्जाम्पल क्या हो जाता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसका एग्जाम्पल क्या था, हाई डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल ध्यान रखना, लास्ट है क्रॉस चेन और नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। ये किससे बनते हैं, देखो जब मेरे बाय फंक्शनल, ठीक है, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो या तीन फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और वो दोनों मिलते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर चेन्स के अंदर। मतलब समझ रहे हो, मेरे मोनोमर्स है जिनके अंदर या तो दो फंक्शनल ग्रुप है या तीन है, ठीक है, वो सारे मिलेंगे, लेकिन उनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होगा वेरियस पॉलीमेरिक चेन्स के अंदर। मतलब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग चेन बॉन्ड है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि देखने में दोनों सेम लगेंगे, लेकिन ये नेटवर्क जो होता है ये थोड़ा 3D टाइप भी बन जाता है, ठीक है, क्रॉस लिंक में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, ज्यादा इसके अंदर ब्रांचिंग होती है और एक दूसरे के साथ मिली होती है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चेन्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर। नॉर्मल अभी तो चल रहे हैं, ठीक है, एक बार जब दोबारा रीड करोगे क्लास के बाद तो और समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, हम ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हम अगर इस बेसिस पे क्लासिफाई करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी मैं भेज ही दूंगा, ठीक है। जो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं वो ले ले, ठीक है, ताकि मैंने लिख तो दिया, कोशिश करूंगा यही पीडीएफ भेज दूं, यही पीपीटी भेज दूं, ठीक है, जो मैंने अभी लिखा है सब कुछ, अगर हो सका, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक की क्लासिफिकेशन बस पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, एग्जाम में अगर आएगा तो इसमें से या इसमें से आता है ज्यादातर, समझ रहे हो, बोलो। तो इनको ध्यान से सुनना। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेरा क्या होता है, इसमें मेरा क्या होता है, देखो मेरे छोटू छोटू से मोनोमर होते हैं, ठीक है, छोटू छोटू से जो मोनोमर है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो बीच में से ना छोटे छोटे मोलिक्यूल्स निकाल देंगे, जैसे वाटर हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया,
और वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंसेशन से समझ रहे हो ना, मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स मिले और कुछ हमें बाय प्रोडक्ट दे दिया। वो कैसे पॉलीमर होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये कंडेंसेशन क्या होती है, स्टेप वाइज में होती है, स्टेप वाइज। जैसे अभी दो मिले, ठीक है, उसके बाद एक और आके इनसे मिलेगा, एक और मिलेगा, तो हम इनको स्टेप पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज होती है, ठीक है। पहले ए और बी मिला, फिर उसके बाद ये बन गया, ठीक है, फिर इसके साथ एक और मिला, फिर ये बन गया, एक और मिला, फिर ये मिल गया, ऐसे ऐसे कर करके ये एक लंबी चेन बना देते हैं, इसलिए हम इनको स्टेप पोलराइजेशन भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, ये मेरा कौन होता है, ये कौन होगा, जल्दी बोलो, इसका नाम क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसका खाली बोलूं, एक तरह से इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, दो अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, और बीच में हेक्स है, ठीक है, 6 कार्बन है। जब मैं उसको इसके साथ करवाता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब ये दोनों कंपाउंड्स मेरे मिलते हैं, अब इनके बारे में और डिटेल में आगे जाऊंगा, ये तो एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों मेरे मिलते हैं तो क्या होगा, देखो H2O यहाँ से निकल जाएगा, ध्यान से दिख रहा है, H2O निकलेगा तो NH के साथ CO जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी को हम नाइलॉन 66 बोलते हैं, बोलो समझ रहे हो, इसको हम नाइलॉन 66 बोलते हैं, सब समझ गए, बोलो हाँ या ना, सब समझ गए, ठीक है। तो इसी का नाम क्या होता है, नाइलॉन 66, कुछ भी नहीं था, बस उसका नाम है और कुछ भी नहीं। उसके बाद आता है एडिशनल पॉलीमराइजेशन। इसमें मेरा क्या होता है, बहुत मजेदार चीज है, इसमें मेरे कंपाउंड्स जुड़ तो रहे हैं लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता, समझ रहे हो, कंपाउंड्स निकलते तो है, ठीक है, पॉलीमर्स निकलते तो है, लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं निकलता। बोलो समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, अगर तुम्हें नाम भी जानना है इसका, ठीक है, इसका नाम मेरा होता है एडीपिक एसिड, सबको पता है ना, इसका नाम होता है एडीपिक एसिड, सबको पता है, नहीं पता तो ध्यान देना, ठीक है। इसका नाम मेरा होता है एडीपिक एसिड। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये क्या होता है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम, इसका नाम क्या होता है, बोलो, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ठीक है, लिख ही देता हूँ, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, सबको पता ही होगा वैसे, ठीक है, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन, ठीक है। यहाँ पर बच्चे पूछ रहे हैं 6 6 क्यों आ रहा है, बेटा 6 6 का रीजन ये है कि इनके अंदर 6 6 कार्बन है, ठीक है। देखो ये तो 4 6, और ये वाला देखो यहाँ पे 4 आएगा, ये वाला यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 4 आएगा, तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ये मेरे 6 कार्बन है, ठीक है, और ये भी मेरे 1 और 4 और 1 5, ये भी टोटल 6 हो गई, इसी वजह से इसका नाम क्या होता है 6 6, समझ गए, बोलो समझ गए 6 6 क्यों है, बस यही रीजन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एडिशन में मेरा क्या होता है, छोटे छोटे जो मोनोमर्स है ना, छोटे छोटे एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, एक दूसरे से मिल तो गए लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता, मतलब क्या होगा, कुछ निकलेगा नहीं उसके अंदर से, बस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते जाएंगे, ठीक है, मतलब कि खाते जाएंगे लेकिन कुछ बाहर नहीं निकालेंगे, समझ रहे हो। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेवरल अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अनसैचुरेटेड मिलेंगे तो ही तो वो हमारा लंबा चेन बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ताकि हमारा कोई बाय प्रोडक्ट ना मिले, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं, मोनोमर्स मिलते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जो एक बड़ा सा जाइंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं, ठीक है, इसको हम एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका पॉलीथीन, पॉलीथीन में यही तो हो रहा है, देखो अनसैचुरेटेड था, ठीक है, एन मोनोमर्स मिले, उन्होंने एक बड़ी सा जाइंट मॉलिक्यूल बना लिया, मतलब क्या हो गया एन टाइम्स, ठीक है, मैं तुम्हें भी दिखाया था 10⁵ होता है कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाता है, पॉलीइथीन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अगर मेरे जो ये मोनोमर्स है, ध्यान से सुनो, अगर ये जो सारे मोनोमर्स है ना, ये एक ही टाइप के मिल रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, होमोपोलीमर्स, बोलो इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर जो मेरे ये दो मोनोमर्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, अगर डिफरेंट है, डिफरेंट मोनोमर्स है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोपोलीमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोपोलीमर का एग्जांपल बताओ, ठीक है। तो कोपोलीमर के एग्जांपल क्या है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, अब इनके बारे में बताऊंगा, ब्यूना एन ब्यूना एस क्या है, ठीक है, थोड़ा सा सबर रखो बस, ठीक है, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब हमारे एडिशनल पोलीमराइजेशन भी आगे दो टाइप के हो चुके हैं, ठीक है, एक तरह से होमो और एक तरह से कोपोलीमर, समझ रहे हो, एक मेरा हो चुका है होमो और एक मेरा हो चुका है कोपोलीमर, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सिंपल सा चैप्टर है, बस तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल ध्यान रखना है और कंसेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है, कैसे बन रहे हैं,
ठीक है, समझ के आगे बढ़ो, बोलो फटाफट बोलो, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब मेरा क्या होता है, मैं ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस भी क्लासिफाई कर सकता हूँ। तुम्हें रट्टा कुछ नहीं मारना, बस कंसेप्ट समझना, जो मैं समझाऊंगा रट्टा कोई कुछ नहीं मारने वाला। ठीक है, तुम्हें पता है साइंस में कुछ रट्टा नहीं होता, इतना तुम समझ ही चुके हो, 12th में हो चुके हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। मैं तुम्हें क्या बताई थी, 5 में से 2-3 इंपॉर्टेंट है। पहली तो रीड करो, दिक्कत नहीं, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो अभी मैंने पिछली बताई थी और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को तुम्हें अच्छे से ध्यान से उनकी प्रॉपर्टीज को पे ध्यान देना। ठीक है, याद नहीं रखना, बस प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना। ठीक है, और एग्जांपल्स एक एक दो जो मैं मार्क कर रहा हूँ उनको याद रखना। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखो, तुम्हें अच्छे से पता है ना, मेरे जो पॉलीमर्स है अलग अलग एप्लीकेशंस होती है उनकी, समझ रहे हो। कई बार मैं अपनी मेडिसिन में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जो टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स बने होते हैं, वो पॉलीमर से ही तो बने होते हैं। कई बार मैं उनको अपनी डेली लाइफ में यूज कर देता हूँ। ठीक है, जो मैं राशन शॉप्स वगैरह में जाता हूँ वो पॉलीथीन देते हैं। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम उनको क्लासीफाई करें, जैसे कोई किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, किसी की इलास्टिसिटी ज्यादा है, किसी की रफनेस ज्यादा है, समझ रहे हो। इलास्टिसिटी वाला तो तुम्हें याद ही होगा, पॉलीथीन जो होता है इतना इलास्टिक होता है। ठीक है, मतलब कि जहां पर जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको यूज कर लेते हैं हम पॉलीमर में। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन में, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्सेस हम उनको क्लासिफाई करते हैं, समझ रहे हो। मतलब कि जहां पर हमें इलास्टिसिटी चाहिए, ठीक है, तो वहां पर हम कैसा पॉलीमर लेंगे, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जहां पर हमें टफनेस चाहिए वहां कैसा लेंगे, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर से तो नाम से ही समझ आ रहा है ना, जो इलास्टिक जैसा होगा। इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, मेरा ये दो मॉलिक्यूल था, ठीक है, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच स्ट्रेच किया, जब मैं वापस छोड़ूंगा वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे क्या हो गया, पॉलीमेरिक चेन को हम हेल्ड किससे करते हैं, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। वीक फोर्सेस है तभी तो हम उसको स्ट्रेच कर पा रहे हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होते तो हम स्ट्रेच ही ना कर पाते। तो समझ रहे हो ना कंसेप्ट क्या है। ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, अब यही जो वीक फोर्सेस है ना, उन्हीं की वजह से मेरा पॉलीमर क्या हो पाता है, स्ट्रेच हो पाता है। बोलो समझ गए इतनी बात, बोलो हर बात को समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ गए सब, बोलो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमने ना क्या किया होता है, जो मेरी चेन्स होती है ना, चेन्स, उनके बीच में ना छोटे छोटे क्रॉस लिंक्स बनाए होते हैं। अभी बताया था ना क्रॉस लिंक्स क्या होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, छोटे छोटे, ज्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हीं की वजह से जो मेरा पॉलीमर है ना, वो वापस रिट्रैक्ट हो पाता है अपनी वापस पोजीशन में। समझ रहे हो ना, मैंने रबड़ को एक्सटेंड किया, ठीक है, उसको फिर वापस छोड़ा, वो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। उसका रीजन क्या हो जाता है, एक तो हो गया कि ये वीक बाइंडिंग फोर्सेस है जिसकी वजह से हम उनको स्ट्रेच कर पाते हैं, और ये जो अपनी जगह पर वापस आ पा रहा है, उनका रीजन है ये क्रॉस लिंक्स। बोलो इतनी बात चमक गई, बोलो हाँ या ना, इतनी बात सबको चमक गई, जल्दी बोलो, तुम्हारे बोले भी ना तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान होने चाहिए। बोलो समझ गए, बोलो चमक गई बात, बोलो हाँ या ना। अब घर पर बताओगे अपने घर वालों को कि हम जो ये यूज करते हैं, ये एक इलास्टोमर का एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से इलास्टोमर ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेच करते हैं वापस भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फाइबर्स पे आते हैं। फाइबर्स तुम घर में यूज करते हो, धागे वगैरह जो होते हैं, ठीक है, धागे वापस तो नहीं आते अपनी जगह पे। ठीक है, तो फाइबर्स मैंने एग्जांपल दिया, वैसे एक्चुअल में वो नहीं होते। फाइबर्स क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, पॉलीमर चेन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग, सुन रहे हो, ऊपर वीक थे, अब मेरे स्ट्रॉन्ग आ गए, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तो हम स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं ना। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, इनमें क्लोज पैकिंग ऑफ चेन आ जाती है, समझ रहे हो। मतलब कि उनकी जो पैकिंग होती है वो क्लोज हो जाती है, ऊपर वाले में वीक थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इलास्टिसिटी आ रही थी। अब क्या हो गई, वो मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी वजह से क्लोज पैकिंग हो गई चेन्स की। ठीक है, तो जिसकी वजह से थोड़ा क्रिस्टलाइन नेचर भी आ जाता है, समझ रहे हो ना। ऑब्वियस ही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, सॉलिड स्टेट में भी हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन नेचर इनडायरेक्टली वहां से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। सॉलिड तो नहीं है, सॉलिड स्टेट तो नहीं है, लेकिन पॉलीमर का भी थोड़ा बहुत क्या बोल सकते हैं हम, क्रिस्टलाइन नेचर आ जाता है। बोलो चमक गई। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, जो फाइबर है थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, याद है ना, हम धागे को, ठीक है, धागे को तोड़ना चाहे टूटता नहीं है अगर हम मोटे वाला लेते हैं। ठीक है, वो नहीं कपड़े सिलते हो जो, हम रील की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो मोटे मोटे धागे होते हैं ना, जिनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन है, पोलीअमाइड्स। ठीक है, पोलीअमाइड्स का एग्जांपल नायलॉन 66। ठीक है, याद है ना, नायलॉन 66 के बीच में क्या आ रहा था मेरा, CONH, तो वो किसका एग्जांपल है, पोलीअमाइड का, समझ रहे हो ना।
ठीक है। तो मैं इनडायरेक्टली भी बोल सकता हूँ इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अमाइड है, जो कि पोलियमाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पोलियमाइड्स ग्रुप होते हैं। बोलो इतनी बात चमक गई। ठीक है। तो अगला जो होता है वो मेरा आता है थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, ध्यान से सुनना, उनमें क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच के। ठीक है। ना ही वो फाइबर जितने स्ट्रॉन्ग है, ना ही इलास्टोमर जितने वीक है, तो उनकी जो होती है वो बीच की है। ठीक है। अगर बीच की होती है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, लीनियर तो होते हैं, स्लाइटली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, रिपीटेडली सॉफ्टनिंग। अब ध्यान से सुनो, इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, हम इसको बहुत यूज करते हैं। जब हम इस टाइप के पॉलीमर को हीट करते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, या सॉफ्ट हो जाता है, एक तरह सॉफ्ट बोलो बेटर रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट हो गया। लेकिन जब मैं इसको वापस ठंडा कर दूंगा, वापस हार्ड हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल्स हो गया। मतलब क्या होगा, ये वो टाइप है जिसको हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे गर्म करेंगे, ठीक है, जैसे हम गर्म करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉफ्ट, जैसे ठंडा करेंगे वो हो जाएगा हार्ड। तो इसकी ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार ही पूछी जाती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना। एग्जाम्पल तो सबके ध्यान रखने जो मैं दो दो तीन तीन बता रहा हूँ। ठीक है, इनके सबके अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा, मोनोमर्स क्या होते हैं। बोलो क्लियर है इतनी बात। मिहित अभी मैं बता चुका हूँ, नायलॉन 66 वाला अभी बताया था थोड़ी देर पहले, दोबारा बता दूंगा। ठीक है। थर्मोसेटिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग्स कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड है, ध्यान से सुनना, क्रॉस लिंक्ड है लेकिन हैविली ब्रांच्ड है। मतलब कि इनके बीच में क्रॉस लिंकेज होगी, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो हमें इनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। तो बहुत हैविली ब्रांच्ड है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, हम इनको वापस रीयूज नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि एक बार हमने यूज किया उसके बाद इसके अंदर ना कोई स्ट्रेचेबिलिटी है, ठीक है, ना कोई हमारा यूज है, ये वाली प्रॉपर्टी है। मतलब क्या हो गया, एक बार ये हीट की वजह से थर्मोसेट हो गए। मतलब क्या होगा, थर्मोसेट से ऐसे आ सकते, तो हीट किया, सॉफ्ट हुए, तो वापस हार्ड होना नहीं होगा इनका। मतलब क्या हो गया, हम इनको वापस रीयूज नहीं करोगे कर पाओगे। एक बार यूज हुआ, फिर यूज एंड थ्रो ही हो गया ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बैकलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सबके अभी मैं तुम्हें मोनोमर सब बताऊंगा, स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, अभी तो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं बस। ठीक है, तो अभी एक पूरी टेबल दिखाऊंगा जिसमें सबके नाम आएंगे और सबके मोनोमर्स भी आएंगे और स्ट्रक्चर भी आएगा। ठीक है, बोलो समझ गए। सदब, बेटा जो आप बोल रहे हो ना, आप अपना फिजिकली देख के बोल रहे हो। ठीक है, बाकी हम वो बोल रहे हैं, केमिकली बोलते हैं उसको। ठीक है, अगला जो मेरी चीज आती है, ठीक है, आप तो अपनी आइस वाली चीज की बात कर रहे हो। ठीक है, अगली बात क्या आती है, क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। मतलब हम उसमें कौन से टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी पांचवी है, उन दोनों से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, छोटा सा मैकेनिज्म है, बच्चों वाला। ठीक है, तो मतलब मैं इस पर एक स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, एक स्टार, बाकी उन पे दो दो थे इंपॉर्टेंट वाइज, ये एक स्टार वाला है, बाकी पहले दो तो बस रीड करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो होता क्या है इसके अंदर, ध्यान से सुनो। हम तो सिंथेटिक पॉलीमर को ही अपनी लैब में बना सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, हम जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है उनको बनाने के लिए आगे कितनी क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। हम या तो उनको कंडेंसेशन से बना सकते हैं, ठीक है, या हम उनको एडिशन से बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इतनी बात तो तुम्हें बताई थी। लेकिन उससे भी बेटर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जो कि एक मोर रैशनल मेथड है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस। ठीक है, हमने कौन सा मोड यूज किया उनको जोड़ने का, मोड कौन सा यूज किया उनको जोड़ने का, मतलब रेडिकल्स जोड़े, कैटायंस जोड़े, एनायंस जोड़े, किसकी तरह जोड़े। ठीक है, तो हम इस मेथड, ठीक है, ये वाला मेथड ज्यादा रैशनल है, तो हम इस वाले को यूज करते हैं। बात एक ही है दोनों में। ठीक है, बोलना बस अलग है, बात एक ही है। तो मतलब क्या हो गया, सबसे पहले क्या आ गया, सिंथेटिक पॉलीमर को हमें बनाने का तरीका है चेन ग्रोथ पॉलीमर। ठीक है, जिनको हमने एडिशनल पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एडिशन पॉलीमर ही बोला था। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, हम छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स को क्या जोड़ते रहते हैं, मैं तुम्हें बताया था, ग्रोइंग चेन। ठीक है, ठीक है, किसकी हेल्प से, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अब तुम्हें पता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं, फ्री रेडिकल्स हो गए, ठीक है, कार्बोकैटायंस हो गए, कार्बो अनाइंस हो गए। सबसे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो मेरा है बेंजोइल पेरोक्साइड। याद है ना, हम जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्काइल एल्कीन्स के अंदर ऐड भी करते हैं HBr, ठीक है, तो भी हमारा यही सीन होता है, हमारा पेरोक्साइड ही यूज होता है। इतना याद है सबको, बोलो हाँ या ना, इतना सबको याद है, तो यहाँ पर भी यूज होगा। ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, टुच्चू है। ठीक है, मैंने क्या लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, उसको जब हीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड टूटेगा, पेरोक्साइड वाला ये बन जाएगा। उसके बाद भाई CO2 को तो मौका चाहिए बाहर निकलने का।
ठीक है, तो माइनस CO2 तो बाहर हो जाएगी और ये मेरा R रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, अभी R रेडिकल क्या करेगा, एक कोई भी कंपाउंड पर या मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा जिसमें मान लो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले पर अटैक किया तो दूसरा एक रेडिकल बन जाएगा। बोलो, अब वो एक और पर अटैक करेगा, ठीक है, एक और रेडिकल, ऐसे करते करते मेरी एक लंबी सी चेन बन जाएगी। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, एक लंबा सा, एक तरह से पॉलीथीन का डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि R ग्रुप लग गया। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमर का मैकेनिज्म यूज करते हैं। बोलो, सब समझिए, कुछ भी नहीं किया, रेडिकल बनाया, उसको हम अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल पर फेंकते गए, एक और रेडिकल बनता गया, एक और फेंका, एक और बनता गया, ऐसे कर करके हमने लंबी सी चेन बना ली। बोलो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ये रे, देखो देखो, छोटे छोटू से ये, ठीक है, ये मेरे सारे रेडिकल थे। ठीक है, उन्होंने रेडिकल को मिल मुल के, ठीक है, एक लंबी सी क्या बना ली, एक बड़ी सी चेन बना ली। बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है, इसी एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैं इथाइलिन का मोनोमर अगर यूज करूं, ठीक है, R तो मेरा बस एक तरह से हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, किस केस में, अगर हमें लंबी सी चेन बनानी है। ठीक है, पॉलीथीन, पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या हो गया, पॉलीथीन बनेगा इससे। ठीक है, प्रोपाइलिन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपाइलिन, बस पोली लगा देना है। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन से क्या बनेगा, टेट्रा पोली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ठीक है, इसका नाम याद रखना, इसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं अंडर डाल रहा हूँ, ठीक है, उसको याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद PVC, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड से बनता है, सबको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने अब ब्यूटाडाइन का, ये तो सिंपल सा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन को जब मैं मिलाता हूं तो वो ब्यूना एस बनता है। अब समझ रहे ब्यूना एस कहां से आया, ब्यूना यहां से आया, ठीक है, और एस यहां से आया। बोलो, सबको क्लियर है? अब समझ आ गया, धीरे धीरे सब समझ आएगा, मैंने बताया ही था, आगे जाके हर चीज आएगी। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, बोलो फटाफट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, मैंने बेटा ये PPT बहुत उसके लिए बनाई है ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। नोट्स जरूर बना लेना, PPT से मत पढ़ना, अपने हाथों से लिखना हर चीज को। जो मैंने मार्क किया वो तो स्पेसिफिकली शॉर्ट में लिख लेना। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना, ये तो पैराग्राफ थे ना, तुम पॉइंट्स में लिख लेना। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अगला मेरा क्या है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये भी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ठीक है, इसमें मेरा क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा, हम इंडिपेंडेंट स्टेप्स करते रहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, एक लंबी सा एक ही बार में स्टेप्स करते जा रहे थे। इसमें मेरा क्या होगा, देखो, मान लो A और B मेरा मिला। ठीक है, A और B मिला, उसने एक AB बनाया डायमर। ठीक है, फिर A और B A से मिलेगा, वो ट्राइमर बनाया। फिर AB और AB दोनों मिलके टेट्रामर बना सकते हैं। फिर ठीक है, फिर ऐसे ही टेट्रामर ये मिल के मेरा क्या बना सकते हैं, एक बड़ी सी चेन बना देंगे। ठीक है, ऐसे कर करके बहुत ही बड़ा ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। बोलो, समझ रहे हो होता क्या है, इसमें हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसेशन कर रहे हैं। ठीक है, किसके बीच में, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में। याद है ना, कुछ छोटे छोटे हमारे पॉलीमर्स निकल रहे थे, याद है? कंडेंसेशन में भी मैंने नाइलॉन 6 का एग्जांपल लिखवाया था। ठीक है, अभी शेयर कर दूंगा बेटा, क्लास के बाद ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके एग्जांपल ध्यान से सुनना। ठीक हो, नाइलॉन 6 का एग्जांपल कौन किससे बना होता है, नाइलॉन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें मोनोमर याद रख लेना, उनके मोनोमर क्या है। टेरिलिन इंपॉर्टेंट है, किससे बना, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरपथैलिक एसिड। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट है, ठीक है, इसको मैं वेरी लिख रहा हूँ, ठीक है, जो वेरी वाले हैं, ताकि तुम्हें समझ आए, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट किससे बनता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। बोलो, सबको क्लियर है इतनी बात? बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, पिछला पेज करूँ, लो कर लिया बेटा, कर लिया सार्थक। क्या पूछना है बोलो, क्या पूछना है बोलो, बोलो। ठीक है, आगे बढ़े ना बेटा, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो? अरे मैं भेज दूंगा। देखो, मेरे ना ऐसे नाइलॉन, ध्यान से सुनना, एक और बड़ी चीज बताता हूँ। मेरी नाइलॉन 610 भी होता है, जैसे 6 है ना, 610 भी होता है। उसमें क्या होगा मेरा, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखता, अगले पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, अगले पेज पे लिखता हूँ। जैसे मेरा नाइलॉन 6 है ना, ठीक है, मेरा नाइलॉन 610 भी होता है। उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है मेरा, ध्यान से सुनो। नाइलॉन 6 में क्या होगा, ये तो सेम होगा। ठीक है, ये तो होगा ही होगा, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम ये वाला एसिड यूज करेंगे ना, ये वाला एसिड, उसमें मेरा क्या था, CH2 4 था ना। बोलो, CH2 4 था, जल्दी बोलो, यही था ना। ठीक है, और ये था साथ में COH। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ले लूंगा ताकि मेरा 10 हो जाए, जल्दी बोलो, बीच में कार्बन कितने ले लूं? ठीक है, कितने ले लूं कार्बन? तो आंसर है यहाँ पर मैं 8 ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं 8 ले लूंगा तो मेरा नाइलॉन 610 बन जाएगा।
बोलो क्लियर है? ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये तो मुझे लेना है, साथ में मैं क्या लूंगा, CH, ये CH2 4 6, ठीक है, और साथ में NH2 ठीक है। ऐसे वो तुमसे मतलब पागल बना सकता है, तो पागल मत बनना, ठीक है। मैं तुम्हें वैसे लिख के बता भी दिया, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई पूछ ले, ठीक है। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है, और ये क्या बन गया मेरा, नाइलॉन 610। बोलो समझ है, समझ गए, बोलो ठीक है, समझ गए, ठीक है, बोलो ठीक है। अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, एक और चीज बताने जा रहा हूँ। हमारे एक नाइलॉन 6 भी होता है, उसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक मैंने किसी के लिए ये नहीं बोला कि प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी डिफरेंट होती है इसकी प्रिपरेशन, ठीक है। नाइलॉन 6 ध्यान से सुनना, जो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं ये पीपीटी यही वाली भेजूंगा, ठीक है। इसमें मेरा क्या होता है, ध्यान से सुनो, मेरा साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 6 मेंबर होते हैं, बोलो हाँ या ना, समझाऊंगा अच्छी से, बिल्कुल ठीक है। 6 मेंबर है, ठीक है। एक ही 6 आ रहा है, मतलब कि एक ही कुछ ना कुछ अब लोचा कर रहा होगा, हम और किसी को नहीं लाएंगे, वरना डबल 6 आ जाता, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीडेशन करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा क्या लग सकता है, कीटोन लग जाएगा, बोलो ठीक है, कीटोन तक ही जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो जा नहीं सकता, बोलो बोलो। उसके बाद बताओ, अगर मैं इसमें NH2OH डालता हूँ, ठीक है, NH2OH, इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NH2OH तो क्या बनेगा, जल्दी बता दो मुझे, तुम्हें बताओगे मुझे क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी बोलो, आंसर क्या है, ये बनेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्या बनेगा, साइक्लो हेक्सेनोन ऑक्साइम, बोलो ऑक्साइम बन गया उसका, ठीक है, साइक्लो हेक्सेनोन का ऑक्साइम बन गया, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं इसके अंदर कंसंट्रेटेड, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, सारी रिएक्शंस तुम्हें आती है, बस तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या बनेगा, जल्दी बताओ, किसी को पता है क्या, कौन सी रिएक्शन होगी, किसी ने पढ़ी होगी, बोलो, बैकमैन रीअरेंजमेंट, याद है सबको, बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ी होगी, इसी में तो होती थी वो, सबको याद है, बैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ी होगी ना, बोलो, सबको याद है। तो बैकमैन में मेरा क्या हो जाएगा, 7 मेंबर रिंग बन जाएगी, बोलो यही होगा, सबको याद है ना, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं करवा रहा मैं, ठीक है, मैकेनिज्म तुम सबको आता है, ठीक है। 7 मेंबर रिंग बना दो, 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर मैं क्या लगेगा, डबल बॉन्ड, बोलो क्लियर है, ठीक है। बेटा हम इससे भी हो जाती है, H+ देना होता है उसको, ठीक है, H+ दे दो, हो जाती है उससे भी, ठीक है। उसके बाद बताओ, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा, बेटा इतनी मुश्किल चीजें नहीं पूछ रहा, इनके मैकेनिज्म कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। जिनको मैकेनिज्म में दिक्कत होती है वो बनाने की जरूरत थोड़ी है तुम्हें, ठीक है, जिनको आते है वो बना लेना, वरना ना बनाना, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर मेरा, बोलो, टूट जाएगा ये वाला मेरा बोन टूटेगा, बोलो यही होगा, और क्या होगा, ये वाला बोन यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। अगर ये टूटेगा तो मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, बीच में मेरे कार्बन आ जाएंगे 5, ठीक है, और इधर क्या लग जाएगा मेरा, COO, मान लो ये माइनस बना, ठीक है, और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये मेरा क्या बनेगा, ये, ठीक है, और यहाँ पर बनेगा मेरा H, ठीक है, यहाँ H बनेगा, बोलो, ये ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ज्विट्राइन में जाएगा तो ये H की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और एक ऐसा बन जाएगा 3 बन जाएगा, यही होगा ना, बोलो, ठीक है, ज्विट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सबको पता ही होता है ये चीज, मैंने अमीनो एसिड में पढ़ाई थी। उसके बाद ये पॉलीमराइज हो जाएगा, ठीक है, जब ये पॉलीमराइज होगा तो क्या बना देगा मेरा, ध्यान से देखना, NH, बहुत सिंपल सा चीज है, बस मैं मैकेनिज्म ध्यान नहीं रखना, ठीक है, CH2 5, ठीक है, CO की पावर N, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6, बोलो सब समझ गए, यहाँ पर N आ जाएगा, बोलो सब समझ गए, नाइलॉन 6, ध्यान से सुनना, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है, सबको पता है नहीं पता, इसका नाम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तभी मैंने इसको यहाँ पर अलग से करवा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमारा ये नाइलॉन 6 जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बोलो सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, आगे बढ़े, समझ गए कैप्रोलैक्टम क्या है, नाइलॉन 6 क्या है, सब समझ गए, बोलो, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनना,
ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि बस एक बार देख लो होता क्या है, फॉर्मूला बस एक बार देख लो, बाकी तुम्हारे से पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, मेरे को मोलिकुलर मास निकालने होते हैं पॉलीमर के। एक एग्जांपल करवा दूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसके, क्वेश्चन कई बार आ जाए तो देख लेना, वरना इतना नहीं आता, ठीक है। तो देखो एक मेरा होता है नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, जिसको हम mn के ऊपर ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका एक मेरा फॉर्मूला होता है, अगर मुझे निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। समीशन ऑफ n1 m1 अपॉन समीशन ऑफ n1, मतलब क्या होगा, कितने मेरे मोलिक्यूल्स है जिसका मास m1 है, उन सबको ऐड करते जाओ, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। बोलो इतनी बात समझिए, अभी एग्जांपल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। एक और क्या होता है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास। वेट एवरेज मोलिकुलर मास देखो सिंपल सा होता है, उसमें मेरा क्या होता है, यहाँ mn के ऊपर बार होता है, यहाँ mw के ऊपर बार होता है, ठीक है। इसमें मेरा क्या होता है, m इंटू m1 अपॉन समीशन ऑफ m1। अब तुम मुझे बता दो, तुम मास को नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मास को तुम कैसे लिख सकते हो, n इंटू m लिख सकते हो, बोलो। मोलिकुलर मास इंटू मोल्स लिख सकते हो, जल्दी बोलो, या मोलिक्यूल्स बोल लो, ठीक है। तो अगर मैं उसको ऐसे लिखूंगा तो मेरा n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, m स्क्वायर, ठीक है, m स्क्वायर हो जाएगा और n आ जाएगा। मतलब तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, m का स्क्वायर और नीचे भी m आ जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो, ठीक है। यहाँ पर भी m1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा कैपिटल M आएगा, ठीक है, या स्मॉल m, ये देखते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ भी नहीं है बेटा, अब एग्जांपल दिखाता हूँ, नीचे एग्जांपल पर फोकस करो, फॉर्मूला पर मत जाओ, ठीक है। फॉर्मूला देखो भी मत। मेरे से उसने क्या पूछा, एक पॉलीमर सैंपल है, ठीक है, यहाँ पर m ही है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉलीमर सैंपल है, 30% मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास इतना है, 40 का इतना है, ठीक है, और बाकी 30% का इतना है। कैलकुलेट द नंबर एवरेज मोलिकुलर मास एंड मास एवरेज। देखो नंबर एवरेज में मुझे क्या करना है, जितने मेरे मोलिक्यूल्स है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे कितने मोलिक्यूल है उसको मास से, फिर तीसरे कितने है उसको मास से, डिवाइड बाय टोटल कर दो। बोलो इतनी बात क्लियर है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा पूछा भी नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी बता दिया, ठीक है। कितने मोलिक्यूल्स है उनको उनके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करो, सब डाटा गिवन होगा, ठीक है। वो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे को दे देगा नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, ठीक है। अगर मुझे अब इसमें निकालना होता वेट एवरेज मोलिकुलर मास, तो मुझे क्या करना है, देखो वही चीज करनी है, m1 और उसका स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे बस स्क्वायर होते जाना, ठीक है। और नीचे मेरा क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या कर देना है, m1 n1, स्क्वायर नहीं करना इसका, बाकी एज इट इज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये वाला बीच वाला पार्ट हटा देना इसका, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला n1 इंटू m1, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और नीचे वाला स्क्वायर हटा दिया, बाकी फॉर्मूला सारा ही सिमिलर लगना है। समझ गए, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला लगाना आ गया ना, कुछ भी नहीं करना, एवरेज ही तो ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। हमने टोटल मास कर दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके अंदर बस हमने यहाँ पर स्क्वायर करते गए और नीचे स्क्वायर नहीं किया, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब देखो सबके मोनोमर्स आ गए, ठीक है, पूरा टेबल है, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से याद करने हैं कौन से नहीं करने, ठीक है। ध्यान से सुनना, किसके मोनोमर कौन है सारे बता दूंगा, ठीक है। देखो पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर में सबसे पहले कौन है, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन होना चाहिए, ठीक है, पॉलीथीन आएगा यहाँ, ठीक है, पॉलीइथीन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला कौन आ जाएगा, पोली, ऐसा दिखता है, ठीक है। उसका मोनोमर कौन होता है, ये होता है, ठीक है। लो डेंसिटी में मेरा क्या होता है, हमारा क्या होता है, हाईली ब्रांच्ड हो जाता है, ठीक है। और हाई डेंसिटी में क्या होता है, लीनियर एडिशन होती है या चेन ग्रोथ होमोपोलिमर होती है। इनके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाना, प्रॉपर्टीज भी नहीं लिखनी, ना यूजेस लिखने, एक बार बस रीड कर लेना, तुम्हें बस ये दो पोर्शंस करने हैं, ठीक है। रीड करने के लिए लिख रहा हूँ, कभी मान लो तुम्हें रीड करना पड़ जाए, ठीक है, तुम इंटरेस्ट हो कि कहाँ पर यूज होता है, तो तुम्हें बस ये दो कॉलम्स याद रखने हैं, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन, अगर पॉलीथीन पता तो याद करने की जरूरत ही नहीं, कैसे बनेगा पॉलीप्रोपाइलिन ये पता ही है। पॉलीस्टाइरिन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उनका मोनोमर पता होना चाहिए, ठीक है, और दिखते कैसे वो पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एन नहीं तो लगाना है, मतलब इनडायरेक्ट तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने अभी पता कर ही चुका है किसके एग्जाम्पल है, ठीक है, होमोपोलीमर लीनियर चेन का एग्जाम्पल है, तो इसके इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये लेस इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर हमें तुमने पिछले समझ लिया, ठीक है, तो यहाँ पर समझ जाओगे, बस यहाँ रिवाइज कर सकते हैं इसको। तुम्हारे लिए ये दोनों कॉलम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये दोनों कॉलम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ गए, ठीक है। ये टेबल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट लिखता जा रहा हूँ जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। होते तो बहुत सारे, इंपॉर्टेंट तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नियोप्रीन, ये तो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा ये तुम्हारा नेचुरल उसमें भी आ जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स वाले चैप्टर में, ठीक है, तो उसका भी मोनोमर पता होना चाहिए,
ठीक है। ये कौन सा है? पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट, ठीक है, इथाइल एक्रिलेट, ये पैन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबके मोनोमर सबके पता होना चाहिए, ठीक है। बनते किससे है वो देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ज्यादा उन्होंने डिटेल में दे दिया, इतना तुमसे नहीं पूछा जाता, मोनोमर सबके पता होने चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो तो पक्का ही, ठीक है। और उनके छोटे छोटे नाम भी, जैसे पैन हो गया, पैन कौन होता है? पॉलीएक्रिलाइन, ठीक है। पीएमएमए क्या होता है, ठीक है, वो भी तुम्हें ऐसे पता होना चाहिए। अगला कौन हो गया? पीवीसी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम कहोगे सर तो सारे इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन बेटा आ जाते हैं ना पेपर में, क्या करें? देखो ये तो नाम से ही पता चल जाता है ना, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, टेट्राफ्लोरो से नाम ही आ रहा है, हाइड्रोजन हट के फ्लोरीन हट गया, आधे नाम से ही हो जाते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी नाम से हो जाएगा, इसके अंदर तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ेगा अगर ऑर्गेनिक में थोड़ा कॉमन नेमिंग आती है या आईयूपैक नेमिंग आती है, ठीक है। तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट बोल ही सकता हूँ कि पेपर में आया हुआ है ये भी चीज, ठीक है। डेक्रोन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना भी नहीं है लेकिन फिर भी डेक्रोन कई बार वो पूछ लेते हैं, इनके ये पता होने चाहिए मोनोमर क्या, चाहे स्ट्रक्चर ना पता हो, मोनोमर का नाम पता होने चाहिए, ठीक है। इनके ये मोनोमर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं तुम्हें बता ही था, ठीक है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये तो सिमिलर से हो गए दोनों, ठीक है। नायलॉन 6 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। आधे तो हमने कर ही लिए कवर, एकदम पूरी फैमिली हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। किस किस में यूज होते हैं, ठीक है, इसका याद रख लेना है कहाँ यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नायलॉन 6 की भी एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना कहाँ यूज होते हैं, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं। उसके बाद ये फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका पता होना चाहिए, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनते हैं। बोलो समझ गए? बोलो सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको? बोलो क्लियर है? हाँ बेटा ये थियोरेटिकल चैप्टर है ना, ये थियोरेटिकल चैप्टर है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो हमारा चैप्टर हो चुका है खत्म, खुश हो जाओ कि हमने इसको एक दिन में खत्म कर दिया। बस थोड़ा तुम्हें नोट्स बनाने हैं इसके, ठीक है, ठीक है, समझ गए? फिर मैं एक और बार तुम्हें बता देता हूँ, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लो। बेटा सीबीएसई में तो कट ही गया था ना, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा है, ठीक है, लगभग जो थोड़ा बहुत है ना वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। थ्योरी इतना ही था, अगली क्लास में थोड़ा बहुत और बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने सारा करा दिया, ठीक है। जिगलर नाटा वगैरह होता है उनका मैकेनिज्म एक बार बता दूंगा अगली क्लास में, ठीक है, क्योंकि जनरली वो नॉर्मली क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। क्या बताऊं, जो पूछना है एक बार पूछ लो, तुम्हारे सामने है ये, ठीक है। क्या कुछ पूछना तो पूछ लो। डेक्रोन, बेटा डेक्रोन कुछ भी नहीं है, पॉलीमर बना हुआ है, ये देखो कुछ भी नहीं था डेक्रोन तो। हमने क्या किया, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल को मिला दिया टरथैलिक एसिड के साथ, ठीक है, तो बस मेरा एक पॉलीमर बन जाएगा, कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है, सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं करना। हर्षित कोशिश करूंगा बेटा, टाइम नहीं मिल रहा, बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा सोल्ट एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट होगा अगली क्लास में, 5-10 मिनट का, अगर पॉलीमर का कुछ होगा तो बता दूंगा, वैसे है नहीं, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो मैं जिगलर नाटा वगैरह बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी हमारा सोल्ट एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल से, तो एडवांस के केस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार भी जो हमने किया था, हमने लास्ट मंथ में किया था, ठीक है, सोल्ट एनालिसिस, और डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आया था, बिल्कुल डायरेक्ट, तो मैं बताऊंगा अभी कौन सा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल लाइन भी फर्क नहीं था, ठीक है, इसलिए वो वाली क्लास कोई मिस नहीं करेगा। बेटा कोई भी ध्यान से सुनो दे, कोई भी इसकी पीडीएफ की प्रिंट आउट नहीं निकलवाएगा, अपने हाथों से लिखो, अगर सीखना चाहते हो तो अपने हाथों से लिखो, वरना कोई फायदा नहीं पढ़ने का, 10 बार पढ़ लो याद नहीं होगा, ठीक है। सोल्ट एनालिसिस भाई इतने मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, 100% है, तुम्हें हर एक रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है, इतना कुछ होगा उसके अंदर, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये वाले चैप्टर थ्योरेटिकल थे, सोल्ट एनालिसिस में हर एक रिएक्शन को याद करा दूंगा, इतनी सारी ट्रिक्स से करवाऊंगा, तुम 100% है, मजा ना आया तो देख लेना, ठीक है।